तो लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स क्यों नहीं दे पाएंगे, उसके 4 रीजन लिखे थे। एक बार जल्दी से देखो क्या 4 रीजन लिखे थे अपन ने। एक हमने लिखा था रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के कारण कार्बन Cl बॉन्ड इन हेलोअरीन्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर व्हिच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अ सिंगल बॉन्ड, इसलिए CCl वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे पा रहे थे, हेलोअरीन्स नहीं दे पा रहे हैं। ये पहला रीजन था। What was the second reason? Difference in hybridization, कि जो हेलोअरीन्स में जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हेलो एल्केन्स में जिस कार्बन पर Cl लगा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन के कारण s कैरेक्टर ज्यादा यहां पर होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कार्बन Cl बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। अब ये समझ के चलिए कि ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, तो Cl निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड हमने क्या देखा था? थर्ड रीजन वाज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनिल कैटायन। बेंजीन में तो रेजोनेंस होता है तो वो स्टेबल रहता है, बट जब उसमें से एक H निकालोगे तो क्या बचेगा? C6H5 प्लस फिनिल कैटायन, और इसमें रेजोनेंस नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, ठीक है। एंड लास्ट रीजन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, लेट्स से ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसमें अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता भी है पास में इसके अटैक करने के लिए, तो इसके यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे। तो जब ये आएगा तो इट विल फील रिपल्शन फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाना पसंद नहीं करेगा जहां पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो। वो तो खुद एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये 4 रीजन थे कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट इन हेलोअरीन्स इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। समझ रहे हैं क्या? बट उसके बाद भी हम करवाएंगे, हमने स्टार्ट वही किया था ना। लास्ट क्या लिखे थे? लास्ट लाइन नहीं, ये तो रीजन हुआ, उसके बाद कुछ नहीं लिखवाया था क्या मैंने? अच्छा चलो रिएक्शन लिखते हैं, इसके नीचे लिखना रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप करवाएंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट विद सम ड्रास्टिक कंडीशन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर आ जाओ, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH रिप्लेस करेगा आपके Cl को, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे। ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही लिख रहे हैं। ड्यू टू लो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी nucleophilic substitution reaction in aryl halides या हेलोअरीन्स, एरिल हालाइड्स या हेलोअरीन्स, एरिल हालाइड्स या फिर आप हेलोअरीन्स, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। अकर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अकर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अकर अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, reaction in aryl halides occur under drastic conditions, ठीक है। तो पहला रिएक्शन लिखते हैं, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH तो लेना पड़ेगा ना, या KOH, दोनों में से कोई तो लोगे ना, तब तो OH आएगा वहां से, ठीक है। अब कंडीशंस लिख लेना ऊपर एरो पे। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, दिस इज ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। इट विल गिव यू, एक स्टेप में आपको ONA मिलेगा एंड फॉलोड बाय डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, सॉरी OH, फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल,
ठीक है, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली ये भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, आप दोनों को एक साथ यहीं पे लिख दो, डाइल्यूट HCl एंड सीधा फिनॉल बना दो। ऐसा लिखते हैं अपन कई बार ना कि फर्स्ट स्टेप में 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, और सेकंड स्टेप में अपन डाइल्यूट HCl ऐड कर रहे हैं, तो सीधा ये मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ये जो मैंने लिखा ना ये पूरा, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, 1 2 करके ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये तो बाई प्रोडक्ट वैसे भी काम का नहीं है हमारे, बाई प्रोडक्ट भी नहीं बोलना चाहिए, ये तो इंटरमीडिएट है, बीच में आया अल्टीमेटली फिनॉल बन गया। ठीक है, तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये रिएक्शन से हमें OH ग्रुप विल रिप्लेस Cl। समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे दिस प्रोसेस is called Dow's process, DOW, Dow's एपिस्ट्रोफी एस लगाया ना, Dow's process। फिनॉल बना रहे हैं इससे अपन, है ना, ये रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे अपन, कहां पर? अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल की प्रिपरेशन में। समझे क्या? अभी किसके अंदर पढ़ रहे इसको अपन? हेलोअरीन्स की प्रॉपर्टी में, क्योंकि बन तो उसी से रहा है इसलिए वो प्रॉपर्टी में आ गया रिएक्शन। पर यही रिएक्शन सेम वापस कब आएगा? फिनॉल के प्रिपरेशन, क्योंकि फिनॉल बन रहा है इसमें। ठीक है, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कहा था कि रिएक्शंस चैप्टर में रिपीट होंगे। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे if we add if we add if we add a electron withdrawing group if we add a electron withdrawing group, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तभी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OH भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी वो आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा में डायरेक्ट करेगा। हमने वो सारी प्रॉपर्टी देखी ना, हेलोजिनेशन, फिर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडेलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसिलेशन। हैव यू ऑब्जर्व्ड इन ऑल द 5 रिएक्शंस जो भी नया इलेक्ट्रोफाइल था वो ऑर्थो और पैरा पे जा रहा था। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब वो बेंजीन रिंग के साथ लगता है और तब वो बन जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, पर अब हम क्या लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? अगर मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मान लीजिए एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, जैसे इमेजिन करना हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को मुश्किल हो रही है आने में। यही था ना एक पॉइंट, था ना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर उस इलेक्ट्रॉन को कहीं हम बिजी रख दें, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? आप उस इलेक्ट्रॉन को कहीं बिजी कर दो कि उसको पता ही नहीं चले कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है और वो आके अटैक कर दे, समझ रहे क्या? तो उसको बिजी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ पे NO2 लगा सकते हैं, या पैरा पे NO2 लगा सकते हैं, या ये वाला ऑर्थो पे NO2 लगा सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो यही घूम रहा है ना। क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था जिसको अपन घुमा रहे हैं रिंग में, वो कहां कहां घूम रहा था? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। यहीं पे अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर एंगेज हो जाएगा, नाइट्रो के साथ बिजी हो जाएगा, तो उस केस में अपन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन जो हमने इतनी ज्यादा ली है ना, 3623 केल्विन मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 380 मतलब अभी जो आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहे हो उसका 300 गुना प्रेशर आपको अपने रिएक्टेंट्स को देना पड़ेगा। तो वो ड्रास्टिक कंडीशन हम कम कर सकते हैं, समझ रहे हैं, बाय अटैचिंग अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। बट कहां पे? ऑर्थो या पैरा पे, क्योंकि मेटा पे तो वो वैसे भी नहीं जा रहा है ना, तो मेटा पे रख के क्या कर लोगे? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रॉन को बिजी रखना है ना, जहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहां क्या करोगे आप? नाइट्रो लगा करके। तो ऑर्थो और पैरा पे लगाने से हम ड्रास्टिक कंडीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। पहले एक लगा के देखेंगे ऑर्थो पे, फिर पैरा पे लगा के देखेंगे, फिर तीनों ऑर्थो पैरा पे लगा देंगे, तो ड्रास्टिक कंडीशन धीरे धीरे और कम होती जाएगी। जहां आपको 623 केल्विन लगाना पड़ रहा होगा, हो सकता है 400 डिग्री पे काम हो जाए। हो सकता है तीनों जगह नाइट्रो लगा दो तो आपको टेम्परेचर ज्यादा हाई लेना ही नहीं पड़े, नॉर्मल प्रेशर में काम हो जाए। तो हमने इस तरीके से ड्रास्टिक कंडीशन को कम करना है। ठीक है, चलिए तो वही लिख रहे हैं अपन, क्या लिखे? बाय एडिंग अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज, एक आध एग्जांपल लिख लो, सच एज नाइट्रो। तो लिखते वक्त बॉन्ड नाइट्रो ऐसा लिखना है ना, क्योंकि ये अटैच होगा ना कहीं,
तो बॉन्ड दिखानी जरूरी है ना। बॉन्ड NO2 ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। एक हमारा CN ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सुन रहे हैं क्या? बॉन्ड CHO, बॉन्ड CO, बॉन्ड COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हम जब इनके चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तब उनके रिएक्शन में अपन देखेंगे कि नया वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पर। सुन रहे क्या? जैसे क्लोरीन पहले से रह करके, क्लोरीन पहले से रह करके इन जगहों को इलेक्ट्रॉन से एक्टिवेट कर रहा है ताकि इलेक्ट्रोफाइल इन जगहों पर अटैक कर सके। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि NO2, ये उन्हीं जगहों को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रोफाइल अब यहां नहीं जाना पसंद करेगा ना, तब उसके पास क्या ऑप्शन बच गया है, मेटा। समझ रहे हैं क्या? तो जिन जगहों पर क्लोरीन ने नेगेटिव चार्जेस से एक्टिवेट कर दिया था उन पोजीशंस को, नाइट्रो ग्रुप ने या साइनाइड ग्रुप ने या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने उन जगहों को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो यहां का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो आप पॉजिटिव लगाओगे। अब पहले इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था तो आपने नेगेटिव लगाया, अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया तो आप यहां पॉजिटिव नहीं दोगे क्या? उस समय इलेक्ट्रॉन इधर से अंदर आया था तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर था, नेगेटिव चार्ज घूम रहा था। अब उल्टा होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो नेगेटिव यहां आएगा और पॉजिटिव रिंग में घूमेगा, तो उन जगहों पर अब इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि मेटा को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, ऑर्थो पैरा पे जा नहीं पा रहा है तो ऑप्शन तो कुछ बचा ही नहीं, तो मेटा पे जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए ऑर्थो क्या क्या एग्जांपल में सच एज NO2, CN, ये सब एक्सेट्रा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लगाना कहां पे अपन को, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि उन्हीं जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी मैं ऑर्थो पैरा पोजीशन बोलता हूं तो आप ऐसे आदत डाल लो लिखने की इस टाइप से, एट ऑर्थो एंड पैरा, फिर पोजीशन लिख दो आप ऐसे, पोजीशन ऑर्थो पोजीशन हो। ठीक है, चलिए एंड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा। ब्रैकेट में लिख लो इस चीज को, नॉट एट मेटा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन, विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन। ठीक है, उसके अलावा जितने ज्यादा ग्रुप लगाओगे, अगर तीनों जगह NO2 लगा दिए तो और अच्छी बात है, प्लास्टिक कंडीशन और कम हो जाएगी। एक लगाओगे तो थोड़ी सी कम होगी, तो उसके लिए भी एक लाइन लिखेगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ सच ग्रुप्स, greater the number of such groups, greater the number of such groups at ortho and para positions, greater the number of such groups at ortho and para positions, more reactive is the haloarine, more reactive is the haloarine, more reactive is the haloarine। ठीक है, लाइन क्लियर है? ठीक है, चलो अब तीनों रिएक्शन लिखते हैं। पहले एक बार ऑर्थो पे लगाते हैं, फिर ऑर्थो पैरा पे लगाते हैं, फिर तीनों जगह लगा देंगे। तो पहले एक जगह, फिर दो जगह, फिर तीनों जगह। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेंगे। एक तो अपन लिख चुके हैं बिना नाइट्रो वाला रिएक्शन, अब नाइट्रो के साथ लिखेंगे। तो पहला रिएक्शन लिखना, ऑर्थो पे लगा दो यहाँ पे नाइट्रो एट ऑर्थो। फिर सेकेंड में मैं ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा रहा हूं, या पहले चलिए ओनली पैरा वाली कंडीशन 443 केल्विन फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट HCl। साथ में NaOH तो लेना पड़ेगा क्योंकि OH तो वहीं से आएगा। ठीक है,
बनाना वही हमारे हर बार क्या। हाँ फिनॉल मतलब उसके साथ NO2 तो लगा रहेगा ना, बस Cl की जगह हटके OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट वही रहेगा आपका, बस साथ में यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे OH, इधर पे यहाँ पे OH और यहाँ पे NO। इधर कंडीशन कम और कम ड्रास्टिक हो जानी चाहिए ना। 443 केल्विन है, यहाँ का कंडीशन लिखना 368 केल्विन, एंड सेकेंड स्टेप में वही डाइल्यूट HCl। ठीक है, चलिए थर्ड वाला बनाएंगे जिसमें तीनों जगह नाइट्रो लगा देना। यहाँ Cl है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, प्लस NaOH तो रहेगा ही। यहाँ पे आपको 323 केल्विन। ठीक है, एक, दो नाइट्रो, तीन नाइट्रो, कंडीशन 443 से कम होकर 360 होगी, प्रेशर है ही नहीं अब, जो अपन 300 ATM लगा रहे थे उतने प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है अपन को। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, मतलब नॉर्मल प्रेशर में हो जाएगा काम। ठीक है, 443, 368, 323। हो गया, नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम बताना पहले वाले का, ये नीचे वाला। कौन बोला? 4 नाइट्रोफिनॉल, ऊपर वाला 24 डाइड लगाना, डाई वर्ड लगाना, डाई नाइट्रोफिनॉल, उसको शॉर्ट फॉर्मूला DNP बोलते हैं। 24 DNP, 24 डाई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और इस SS का भी नाम लिख लोगे, है ना, बट इसका एक कॉमन नेम भी लिखना ब्रैकेट में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम लिखना पिक्रिक एसिड। पिक्रिक है ना, पिकनिक नहीं है, पिक्रिक एसिड। एक के क्वेश्चन पेपर में, किसी एक के स्कूल के क्वेश्चन पेपर में आ गया था पिकनिक एसिड, तो वो है पिक्रिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज आएगा। ये हम सब, ये पिक्रिक एसिड का यूज फिर से वापस से करेंगे फिनॉल में, फिनॉल चैप्टर में। ठीक है, डन। तीनों रिएक्शन लिख लिए ना, इसका रीजन समझाने के लिए अपन ये नाम लिखे ना इसका भी, 24 DNP, 24 डाइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, बाकी 246। हो गया, इसका रीजन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें बता देंगे। इसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं। काय काय के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक बार अगर नाइट्रो पैरा पे लगा है तो कैसे इलेक्ट्रॉन बिजी हो रहा है, एक बार ऑर्थो पे लगा है तो कैसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रो की तरफ जा रहा है, और एक बार मेटा में लगा है तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो आप दोनों, पहले दोनों में ऑब्जर्व करना कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, ये पैरा पे आया है ना, पैरा पे जाने के बाद वो नाइट्रो ग्रुप में भी जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाइट्रो ग्रुप में भी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन पे जा रहा है ना, तो वो स्टेबलाइज करेगा, आप ये समझिए। और मेटा पे अगर लगा दोगे तो मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ था पहले, फिर यहाँ आ गया, यहाँ तो गया ही नहीं, तो कैसे खींचेगा उसको। समझ में आ रही है बात? तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगा, हालांकि ये आपके NCERT में भी है तीनों स्ट्रक्चर, तो वहां से इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बस यही है कि देखो अभी अपन क्या कर रहे थे, क्लोरीन वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाया है। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते थे ना, जिसमें 3 में क्लोरीन और कार्बन की डबल बॉन्ड दिखाते थे, तो ऐसे ये बस एक फर्क क्या आ गया कि यहाँ पे आपका NO2 भी लग गया है, तो एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर दिखेंगे, अगर उसको मिला दोगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो ये उसका रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे, और क्यों मेटा पे नहीं हो पा रहा है। तो उसका रीजन अपन लिख लेते हैं, डायग्राम आप लोग बना लेना। लिखेगा नीचे रीजन, वॉल्यूम 2 है क्या? हाँ लिखेगा, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप at ortho and para withdraws the electron density, withdraws the electron density, withdraws the, वहां पे आया तो उसने उसको विड्रॉ कर लिया, ले लिया, withdraws the electron density from benzene ring, from benzene ring, from benzene ring, and thus facilitates, and thus facilitates, facilitate मतलब हेल्प करना, thus facilitates the attack of nucleophile, thus facilitates the attack of nucleophile. ठीक है, while in case of meta, 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 none of the resonating structures, none of the resonating structures, none of the resonating structures bear negative charge on carbon atom, bear negative charge on carbon atom carrying NO2 group, carrying NO2 group, क्योंकि मेटा वाले पे तो इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है जब क्लोरीन लगा होता है तो, और मेटा पे ही आपने NO2 लगाया तो उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे NO2 लगाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस नहीं है। जिन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस कार्बन पर अगर आप NO2 लगाते हो तो वो इस इलेक्ट्रॉन के या नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, NO2 ग्रुप। ठीक है, ओके ठीक। एक ना टॉपिक थ्योरी वाला टॉपिक है जिसमें अपन को पॉली हैलोजन कंपाउंड्स देखना है। तो ये शीट एक बार अपन रीड कर लेते हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में ही स्टेपल करके ऐसे फोल्ड करके रख देना, तो अपन कभी भी आपको नोट्स में ये पढ़ने का काम आ जाएगा। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? हाँ मतलब उस कंपाउंड में काफी सारे, जैसे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना, सुना आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सीएफसीज व्हिच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, है ना? तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब एक कार्बन पर क्लोरीन भी है और मल्टीपल फ्लोरीन्स भी है। जैसे CF2Cl2, चारों हाइड्रोजन हटा दिया हमने मीथेन के, और उन चारों की जगह क्या रख दिया अपन ने, दो क्लोरीन दो फ्लोरीन। तो ये एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनको हम कलेक्टिवली फ्रीऑन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीऑन्स। दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। फ्रीऑन सबको मिला क्या शीट? मैं देता हूँ लास्ट में, ठीक है? तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला क्या लिखा हुआ, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स होते क्या है? कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर देन टू हैलोजन एटम्स आर जनरली रेफर्ड टू एज पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। डेफिनेशन क्लियर है? A compound containing two halogen atom is dihalide. If it contains three, तो trihalide, tetrahalide and so on. ठीक है? एक एग्जांपल दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन का? डाइक्लोरोमीथेन फॉर्मूला, अरे मीथेन बनाओ एक कार्बन, उसमें दो क्लोरीन लगा दो, बचे हुए जगह पर हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया CH2Cl2। ठीक है, दिस इज डाई
क्लोरोमीथेन, या उसका कॉमन नेम है मिथिलीन क्लोराइड, ब्रैकेट में उसका कॉमन नेम लिखा हुआ है मिथिलीन क्लोराइड। तो इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। देखो अब हमारा जो पोलर सॉल्वेंट था वो वाटर है, नॉन पोलर वाले यही होते हैं, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, तो दे ऑल कैन बी यूज्ड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, used as a paint remover and as a process solvent in the manufacture of drugs. ठीक है, it is used as metal cleaning and finishing solvent. It harms, बाकी देखो जितने भी हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है जो इस पूरे शीट में लिखे हुए, वो सभी किसी ना किसी तरीके से हार्मफुल है टू ह्यूमन बींग्स। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपको पता है कि इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, भले वो डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहा है, बट ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है, अल्टीमेटली यूवी रेज अंदर आएंगी तो इट विल गेट हार्म, राइट। तो अल्टीमेटली जितने भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है, लास्ट पेज में आपको डीडीटी भी दिखेगा, डीडीटी इज पेस्टिसाइड है। क्या है डीडीटी? पेस्टिसाइड है ना, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये भी क्या होता है? पेस्टिसाइड होता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप लोगों ने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है ये? कि ये पेस्टिसाइड किसी एनिमल ने खाया, उन एनिमल को आपने खाया, तो अल्टीमेटली इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो सेल्स में रह जाएगा, है ना। तो उससे आपको डिसीज हो सकती है। जैसे ये वो जापान में हुई थी मिनीमाटा डिसीज, तो वो इसलिए हुई थी कि वो डीडीटी पानी में चला गया था। पानी में किसने खा लिया था? मछलियों ने। मछलियों कौन खाएगा? हम खाएंगे मछलियों को। तो अल्टीमेटली वो मछलियों के अंदर जो डीडीटी था वो हमारी बॉडी में चला गया। समझ रहे हैं क्या? भले आपने वो पानी कंज्यूम नहीं किया, आपने जिस पेड़ में वो डीडीटी को छिड़का होगा आपने वो भी कंज्यूम नहीं किया, बट अल्टीमेटली वो डीडीटी तो खत्म नहीं हो रहा ना नेचर से, इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन हायर ऑर्गेनिजम्स। कहां वो मिट्टी से पानी में गया, पानी से छोटी मछली में, छोटी से बड़ी मछली में, बड़ी मछली से आपके पेट में, तो इट इज गेटिंग मैग्निफाइड, उसका एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कोई भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इट हार्म्स ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को हार्म करेगा। अब हमने एक और पढ़ा है क्लोरोफॉर्म, पहले उसको यूज करते थे एज एनेस्थीसिया, पहले करते थे, फिर उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट समझ में आए तो आजकल उसको हम यूज नहीं करते। सम अदर अल्टरनेटिव इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया। ऑपरेशन करते वक्त बेहोश करेंगे ना, कैसी चीज फाड़ कर देंगे, तो एनेस्थीसिया के लिए पहले हम क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, नाउ अडेज हम यूज नहीं करते। तो वो भी आपके नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि आपको अगर आप अगर कॉन्शियस नहीं हो उस समय, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ वो पिक्चरों में दिखाया है, रुमाल में डाल के ऐसा लगाते हैं, हम वहीं से सीखे क्लोरोफॉर्म, है ना। हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर cause dizziness, nausea, tingling and numbness in the fingers and toes. Direct contact with ice can burn the cornea. ठीक है, तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ही हुए आपके डाइक्लोरोमीथेन के। सेकेंड, कमिंग ऑन टू क्लोरोफॉर्म, जो भी अपन बात कर रहे थे, इट इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की तरह तो सभी यूज होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हमें अगर नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है तो इन्हीं को लेना पड़ेगा। ठीक है, for alkaloids, iodine and other substance, the major use of chloroform nowadays is in the production of prion refrigerant R22. It was once used as a general anesthetic in surgery. It is slowly oxidized by air. ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट अभी जो लाइन चालू हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि why it is stored in closed dark colored bottles. क्लोरोफॉर्म को हम हमेशा क्लोज्ड और डार्क कलर बॉटल में स्टोर करते हैं। उसका रीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन। इसका नाम क्या है? फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड बोल रहे हैं उसका, केमिकल नेम क्या है? कार्बोनिल, कॉमन नेम इज फॉस्जीन। इसका फॉर्मूला होता है COCl2। लिख लो वहां पे, फॉर्मूला भी लिख लो, फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, COCl2 उसका फॉर्मूला होता है गैस का। So that gas is very harmful. That is why chloroform is stored in dark colored bottles, closed dark colored bottle, ताकि एयर से भी दूर रहे और लाइट से भी दूर रहे। ठीक है, ओके। थर्ड है ट्राई आयोडोमिथेन। इसको अपन आयोडोफॉर्म बोलते हैं, जैसे CH3 को हम क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं। तो अब कोई सा भी हैलोजन आ जाए तो वो फॉर्म बस लगा देना, हेलो की जगह वो वर्ड लगाना है। क्लोरीन था तो क्लोरो लगा दिए, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लगा देंगे, आयोडीन होगा तो आयोडीन लगा देंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म लगा देंगे, CHBr3, CH